जय हिंद साथियों, आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई हो चुकी है। जी हां, मध्य प्रदेश से मानसून विदा ले चुका है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में औसत से अधिक वर्षा हुई है और वह कौन से जिले रहे हैं जहां पर औसत से कम वर्षा हुई है। साथ ही हम जानेंगे क्या विगत वर्षों में यही वो वर्ष था जब सबसे ज्यादा मानसून ने मध्य प्रदेश में वर्षा की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की और जानते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या रहा है इस मानसून के दौरान वर्षा का हाल। दोस्तों, यदि हम यहाँ पर बात करें तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री कब हुई थी। हालांकि जो एक स्टैंडर्ड डेट मानी जाती है वो मानी जाती है 15 जून। जी हाँ, मध्य प्रदेश में मानसून के आगमन की जो स्टैंडर्ड डेट है वो है 15 जून। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि हर वर्ष 15 जून को ही दरवाजा खटखटाएगा मानसून। इसकी डेट अलग अलग भी हो सकती है। इसी क्रम में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में मानसून ने कब एंट्री की थी और मानसून की विदाई कब हुई है और मौसम विभाग के अनुसार ये डेट कौन सी है। दोस्तों, यदि हम बात करें तो इस बार मध्य प्रदेश में जो मानसून का आगमन हुआ है वो 21 जून को हुआ था। 21 जून को हुआ था, जबकि इससे पहले मध्य प्रदेश में प्री मानसून, जी हां प्री मानसून, जिसे आप कहते हो मानसून पूर्व होने वाली वर्षा, जैसे कि हम देखते हैं कि केरल में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। असम में जब मानसून पूर्व वर्षा होती है तो उसे चाय वर्षा या फिर बारडोली चिल्ला कहते हैं। इसी को वेस्ट बंगाल में हम देखें तो काल बैसाखी कहते हैं। कर्नाटक में इसे ही कॉफी वर्षा भी कहते हैं। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी प्री मानसून एक्टिव रहा, यानी कि मानसून पूर्व वर्षा हुई है। इसके बाद यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री जो है वो कब हुई है, 21 जून को हुई है। दोस्तों, हम बात करें तो मानसून की विदाई मध्य प्रदेश से कब हुई है, इसकी जो डेट मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने जारी की है वो है 15 अक्टूबर। हालांकि 15 अक्टूबर मौसम विभाग ने ये डेट जारी कर दी कि भाई मध्य प्रदेश से मानसून विदाई ले चुका है, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अभी भी वर्षा हो रही है। तो ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड डेट है वो मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने जारी कर दी है। यदि हम बात करें तो जब इस बार मौसम मानसून आया तो जून माह में जो कोटा होता है, ठीक है, एक फिक्स कोटा होता है कि भाई जून माह में कितने इंच वर्षा होगी या फिर जुलाई माह में कितनी होगी, तो उस कोटे के बराबर जून माह में वर्षा हुई, जबकि जुलाई में कोटे से ज्यादा और अगस्त सितंबर में भी कोटे से ज्यादा वर्षा हुई है। इस वजह से यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इस बार मानसून के दौरान कोटे से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मतलब हम कहें तो जो औसत वर्षा है, जिसे हम कहते हैं 112 सेंटीमीटर, हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है, 112 सेंटीमीटर, या इसे इंच में जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कितना इंच, 44 इंच। ये मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। इससे अधिक वर्षा इस बार मानसून के दौरान हुई है मध्य प्रदेश में। दोस्तों, यदि हम बात करें तो पिछले 10 साल में दूसरी बार मानसून सबसे लेट लौटा है। इससे पहले साल 2020 में 14 जून को एंट्री हुई थी मानसून की और 15 अक्टूबर को मानसून ने मध्य प्रदेश से विदाई ली थी। इस बार एंट्री जरूर लेट हुई, 21 जून को आया और इस बार विदाई कब हो गई है, 15 अक्टूबर को हो गई है। जबकि विदाई की स्टैंडर्ड डेट जो मानी जाती है वो 10 अक्टूबर मानी जाती है, लेकिन इस बार कब हुई है विदाई, 15 अक्टूबर को हुई है। तो ये बात भी आप ध्यान में लेके चलेंगे। ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं कि कब कब मानसून की मध्य प्रदेश में एंट्री हुई और कब विदाई हुई है। यदि हम आगे बढ़ें तो मैं यहां पर आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आखिर मानसून क्या है। मानसून पवनों के प्रवाहित होने की एक व्यवस्था है। इस मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है और मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार होने वाला परिवर्तन। जब किसी एक वर्ष में ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन हो तो उसे मानसून कहते हैं। यदि हम देखें तो भारत में या मध्य प्रदेश में भी किस मानसून से वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। इस चीज को हम इस तरीके से समझेंगे कि यदि मैं आपको इस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत का ही मैप बनाऊं और इसमें दर्शाऊं तो हमारे भारत में जो मानसून इंटर करता है वो हिंद महासागर से आता है। हालांकि यह
दक्षिण में महेंद्रगिरी से 2 भागों में विभाजित होता है, लेकिन ये जो मानसून है ये कहलाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। यानी कि मध्य प्रदेश में जिस मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। हालांकि यह दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, भारत में आने से पूर्व 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक वह जो अरब सागर से होके आती है तो अरब सागर की शाखा, और दूसरी वह है जो बंगाल की खाड़ी से आती है तो इसे बंगाल की खाड़ी की शाखा कहा जाता है, शाखा कहा जाता है। एक है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा, और ये दोनों शाखाएं हमारे मध्य प्रदेश में भी वर्षा करती हैं। तो मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। अब हम यहां पर जानते हैं कि जो ये मानसून है, इस मानसून के दौरान मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में कुल कितनी वर्षा हुई है, जो कि हम इंच में जानेंगे। यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में मानसून का सफर पूरा होने तक 44 जिले, मध्य प्रदेश के 44 जिलों में कोटे से ज्यादा क्या हुई है? वर्षा। कोटा मतलब वही मैंने बात कही कि जो एक फिक्स एवरेज तय किया गया है हर जिले में वर्षा का, उस एवरेज से क्या हो रही है? अधिक वर्षा हो रही है। यानी कि मध्य प्रदेश के 44 जिले ऐसे थे, ठीक है, जहां पर कोटे से ज्यादा वर्षा हुई है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर, जो कि इंच में मैंने बताया कितना है? 44 इंच, ठीक है। अब यहां पर यदि हम बात करें तो वर्ष 2024 में दोस्तों मानसून की विदाई तक 44.1 इंच वर्षा हुई है, यानी कि 112.014 यदि हम कहेंगे सेंटीमीटर। तो यहां आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में इस बार औसत से क्या हुई है? अधिक वर्षा। औसत वर्षा कितनी है हमारी? सेंटीमीटर में 112 सेंटीमीटर, इंच में कितनी है? 44 इंच। लेकिन हम यहां पर बात करें तो वर्ष 2024 में मानसून की विदाई तक मध्य प्रदेश में 44.1 इंच यानी कि 112.014 सेंटीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है, ठीक है। तो इस बार जो वर्षा हुई है या पिछले वर्ष जो वर्षा हुई थी मानसून के दौरान उससे 18% अधिक है। वर्ष 2023 में कितनी वर्षा हुई थी? 37.3 इंच यानी कि औसत से कम वर्षा हुई थी। जो हमारा 2023 था यह वर्षा के लिहाज से मानसून के दौरान यदि हम देखें वर्षा के लिहाज से कम वर्षा वाला वर्ष था, ठीक है। और सेंटीमीटर में यह कितना था? 94.742 सेंटीमीटर वर्षा हुई थी। ध्यान रखना 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सामान्यतः वर्षा इंच में भी आपको परीक्षा में एग्जाम में पूछी जा सकती है। हम यहां देखेंगे वर्ष 2024 में जो वर्षा हुई है वो 44.1 इंच हुई है। यदि इससे पहले देखें तो जो हमारा वर्ष 2019 था दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा वर्षा हुई थी और 53 इंच वर्षा हुई थी। यदि हम पिछले 10 सालों या 8 सालों का एवरेज ले लें या हम देखें पिछले 8-10 सालों में, तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो वर्ष था मानसून के दौरान वो था 2019, क्योंकि वर्ष 2019 में 53 इंच वर्षा हुई थी। इंच में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 53 इंच वर्षा हुई थी, मतलब काफी अधिक वर्षा हुई थी और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पे बाढ़ के हालात बन गए थे। इसके अलावा वर्ष 2022 में भी जब हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में बाढ़ के हालात बन गए थे, तब भी 46 इंच वर्षा हुई थी दोस्तों। और इस बार कितनी हुई है? 44.1 इंच वर्षा हुई है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, सर्वाधिक वर्षा वाले 10 जिले कौन रहे हैं, ठीक है। तो वर्ष 2024 में जो मानसून के दौरान वर्षा हुई, इसमें सर्वाधिक वर्षा वाले 10 जिले कौन रहे? यदि हम देखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाले टॉप 10 जिलों में यदि हम देखें तो मंडला, सिवनी, निवाड़ी सबसे आगे रहे। मंडला में इस वर्ष 60 इंच से ज्यादा पानी गिरा है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम देखें तो वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा रहा है? मंडला रहा है। सामान्य रूप से जब हम मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ते हैं और वर्षा ऋतु पढ़ते हैं या वर्षा का वितरण पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं और हमें ये पता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? उसके पूर्वी भाग में होती है,
ठीक है, इस बात को मैं मध्य प्रदेश के एक मैप के माध्यम से यदि आपको बताना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। मतलब यदि हम मध्य प्रदेश के मैप में देखें तो जो हमारा पूर्वी भाग है और दक्षिण पूर्वी भाग है, इस हिस्से में यदि हम देखें ये उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है या औसत से अधिक वर्षा, उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है। यहां सामान्य रूप से जो वर्षा है दोस्तों, सेंटीमीटर में यदि हम बात करें तो लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा यहां पर दर्ज की जाती है। और इस उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में आपके बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, ठीक है, शहडोल, ये सारे जिले आते हैं। और जैसे जैसे हम मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व, ये मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व है, जैसे जैसे हम मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो वर्षा के स्तर में क्या आती है, वर्षा के स्तर में कमी आती है। ठीक है, या हम कहें मध्य प्रदेश में हम दक्षिण से उत्तर की ओर भी जाते हैं तो वर्षा के स्तर में कमी दर्ज की जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में सतपुड़ा और मैकल जैसी श्रेणियां हैं, जबकि उत्तर या उत्तर पश्चिमी भाग में यदि हम देखें तो यहां पर राजस्थान में, गुजरात में अरावली का विस्तार मानसून के समानांतर है, मानसून की दिशा के समानांतर हो जाता है और यहां पर कोई पर्वत श्रृंखला नहीं होने की वजह से यह मानसून रुकता नहीं है। जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में सतपुड़ा, मैकल जैसी पर्वत श्रृंखलाओं के होने की वजह से यहां वर्षा अधिक होती है। हालांकि हम पढ़ते हैं कि प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों, पचमढ़ी है, जो कि नर्मदापुरम जिले में है। यहां पर 212 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान हमें मिलता है गोहद, जो कि भिंड में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी, सबसे कम वर्षा वाला स्थान गोहद है। और प्रदेश के किस क्षेत्र में, किस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो यह है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग। जैसे जैसे मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं, वर्षा के स्तर में कमी दर्ज की जाती है। तो दोस्तों, यदि हम यहां पर बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में हुई है, तो यह मंडला में हुई है। इसके बाद फिर सिवनी आ रहा है, ठीक है। हालांकि फिर आश्चर्यजनक रूप से आप निवाड़ी को भी देखते हैं और श्योपुर को भी देखते हैं कि श्योपुर, निवाड़ी, राजगढ़, इन जिलों में भी इस बार क्या हुई है, वर्षा अधिक हुई है। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं जलवायु का या मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु का, तो हम ये पाते हैं कि औसत रूप से प्रदेश में ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, दक्षिण पूर्वी है, ठीक है। लेकिन इस बार के मानसून में कुछ आपके उत्तरी, उत्तर पश्चिमी जिले भी रहे हैं जहां पर क्या हुई है, वर्षा अधिक हुई। जबकि इससे पहले यदि हम देखें 2023 में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला नरसिंहपुर था, फिर इंदौर था, फिर देखें सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी। तो आप देख रहे हैं ये सभी जिले, हरदा, अनूपपुर, ठीक है, बैतूल, ये सभी जिले आपके कौन से दिख रहे हैं, ज्यादातर आपके दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी दिख रहे हैं, पूर्वी दिख रहे हैं। लेकिन इस बार आप देखोगे आश्चर्यजनक रूप से कि आपको कौन से जिले दिखाई दे रहे हैं यहां मंडला, सिवनी के बाद, तो निवाड़ी, श्योपुर और राजगढ़ बीच में दिख रहे हैं। यानी कि इस बार जो मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनशीलता है वो काफी देखने के लिए मिली है। यानी कि वह स्थान जहां वर्षा कम होती थी वहां वर्षा काफी अधिक दर्ज की गई है, ठीक है। तो ये हो गए आपके मध्य प्रदेश में इस बार 2024 में सबसे ज्यादा वर्षा वाले जिले, जिसमें सर्वाधिक वर्षा किस जिले में हुई है, मंडला में हुई है 60.65 इंच। अब बात करते हैं सबसे कम वर्षा वाले कौन से, वो 10 जिले हैं। तो सबसे कम वर्षा में यदि हम बात करें तो वर्ष 2024 में सबसे कम वर्षा वाले 10 जिलों में रीवा सबसे आगे है। जी हां, इस बार सबसे कम वर्षा मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई है दोस्तों, ध्यान रखना, वर्ष 2024 में सबसे कम वर्षा रीवा में हुई है। और पूरी संभावनाएं हैं कि रीवा में इस बार फसल उत्पादन भी कम रहेगा और रीवा में सूखा के हालात भी देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए लगातार सरकारें जो है, गवर्नमेंट जो है वो जल संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। इसके बाद उज्जैन आप देखिए,
उज्जैन, फिर सतना भी रहा है। तो रीवा, उज्जैन, सतना ये वो जिले रहे हैं जहां काफी कम वर्षा हुई है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा? रीवा। फिर देखो बुरहानपुर, बड़वानी, इंदौर में भी वर्षा कम हुई, दतिया, मंदसौर, धार। मंदसौर देखिए उत्तर पश्चिम में स्थित है, सबसे वर्षा कम हुई है। धार में हुई है, खंडवा में भी वर्षा कम हुई। तो ये वो 10 जिले रहे हैं जहां इस वर्ष 2024 में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा हुई है। इससे पहले 2023 में सबसे कम वर्षा अशोकनगर में दर्ज की गई थी। ठीक है, कितनी की गई थी? 23.11 इंच, जबकि इस बार यदि हम देखें रीवा में 29.20 इंच। तो सबसे कम वर्षा वाला जिला इस बार रीवा रहा है। अब देखते हैं, चूंकि मध्य प्रदेश में औसत से अधिक वर्षा हुई है, तो मध्य प्रदेश के बांधों का हाल देखते हैं। क्योंकि दोस्तों, चाहे हम सिंचाई की बात करें, चाहे जल विद्युत उत्पादन की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जिनके अंतर्गत विभिन्न बांधों का निर्माण किया गया है, इन बांधों का यदि हम देखें मानसून के दौरान, ठीक है, अपनी क्षमता के अनुरूप भर जाना बहुत जरूरी होता है। तो हम इसमें देखते हैं कुछ ऐसे बांधों का वर्णन करते हैं जो एग्जाम में भी आ सकते हैं। कितने बांध इस बार फुल हैं? तो लगभग यदि हम देखें तो कोलार डैम, जो कि एग्जाम में भी आता रहता है, कोलार नदी पे सीहोर में है। ठीक है, ये भी अपने जो इसका जल स्तर है, ठीक है, अपनी क्षमता के जितनी इसकी क्षमता है उतना ये लगभग भर चुका है। बाण सागर डैम शहडोल वाला, गांधी सागर डैम मंदसौर, इंदिरा सागर डैम खंडवा, अशोक ओंकारेश्वर डैम खंडवा, मोहनपुरा डैम राजगढ़ में है, गोपी सागर डैम गुना में है, संजय सागर डैम विदिशा, ठीक है, ध्यान रखना संजय सागर डैम विदिशा, है ना। फिर हम बात कर रहे हैं तिगरा डैम ग्वालियर, टिल्लर डैम शाहजहांपुर, कालियासोट डैम भोपाल का, ठीक है, बरगी डैम जो कि नर्मदा नदी पर है जबलपुर में, ये भी अपने क्षमता जितनी इसकी क्षमता है, ठीक है, उतने इसमें जल भराव हो चुका है। कुंडलिया डैम राजगढ़ वाला, कुंडलिया डैम मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा किस नदी पर है, ठीक है। तवा डैम नर्मदापुरम, ये सभी डैम एकदम क्या है दोस्तों, फुल हो चुके हैं। ठीक है, मानसून के दौरान इतनी शानदार इस बार क्या हुई है, वर्षा हुई है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि यदि वर्षा कम ज्यादा वर्षा होती तो इसका गणित क्या है, ठीक है। और औसत वर्षा मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो कितनी है, 44 सेंटीमीटर है इसके संदर्भ में। यदि हम देखें जहां 90% से कम वर्षा हो, मतलब जो आपकी औसत वर्षा है उससे यदि 90% से कम वर्षा हो जाए, जितनी औसत वर्षा उससे, तो उन जिलों को बारिश की भारी कमी की कैटेगरी में रखा जाता है। इस बार सिर्फ 2 जिले सतना और रीवा इस कैटेगरी में रखे, मतलब जो सामान्य रूप से रीवा और सतना में औसत वर्षा जो होती है उससे इस बार क्या हुई है, काफी कम वर्षा हुई है, मतलब बारिश की भारी कमी वाले जिलों में शामिल है कौन से, सतना और रीवा। तो ये चीजें दर्शाती हैं वर्षा की परिवर्तनशीलता, कि किसी जिले में वर्षा पहले एक सामान्य औसत स्तर तक होती थी, लेकिन इस बार उसमें क्या आई है, भारी कमी आई है। 90 से 95% वर्षा बारिश वाले जो जिले होते हैं ये सामान्य से कम कैटेगरी में आते हैं। इसमें इस बार उज्जैन शामिल है, यहाँ 94% बारिश हुई है, कुल जो औसत वर्षा है उसका 94%। प्रदेश के 5 जिले इंदौर, बालाघाट, हरदा, बैतूल, उमरिया 96% से 98 तक बारिश हुई है, जो सामान्य बारिश की कैटेगरी में आते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे बहुत कम वर्षा हुई है या बहुत दिक्कत आने वाली है, ये सामान्य बारिश की कैटेगरी में। 104 से 110% मतलब जो कुल क्षमता है उससे अधिक वर्षा हो जाए तो सामान्य से ज्यादा कैटेगरी में आते हैं। ऐसे जिलों में डिंडोरी, दमोह, धार, नरसिंहपुर, छतरपुर, मंदसौर, शहडोल और सीहोर शामिल है। 110% से ऊपर बारिश वाले जो जिले हैं इनमें श्योपुर, भिंड, निवाड़ी, ग्वालियर, शिवपुरी, अलीराजपुर, राजगढ़, मुरैना, सिवनी, भोपाल, सिंगरौली, मंडला, छिंदवाड़ा, गुना, खरगोन, नीमच, अशोकनगर, झाबुआ, बड़वानी, रतलाम, सागर, टीकमगढ़, सीधी, देवास, दतिया, आगरमालवा, खंडवा, अनूपपुर, रायसेन, बुरहानपुर, कटनी और विदिशा शामिल है। और सबसे ज्यादा वर्षा कहां हुई है दोस्तों, मंडला में हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में जब इस बार अच्छी वर्षा हुई है तो इसके क्या लाभ होंगे। मध्य प्रदेश में जब मानसून इस बार अच्छा रहा है, वर्षा अच्छी हुई है, तो इसके क्या लाभ होंगे। सबसे पहले तो पेयजल संकट नहीं रहेगा। मानसून अच्छा रहा इस बार, वर्षा अच्छी हुई है, तो पेयजल का संकट नहीं होने वाला है। इस मानसून में प्रदेश के 282 में से 200 से ज्यादा डैम भर गए हैं। इससे बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य शहरों में पीने का भरपूर पानी मिल सकेगा। भोपाल के 3 बांध भदभदा, कोलार, केरवा डैम के फुल होने से 23 से 25 लाख की आबादी को अगले 1 साल तक पीने के पानी की किल्लत नहीं होने वाली है।
इसी तरह ग्वालियर के तिघरा डैम, जबलपुर के बरगी समेत इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, मंडीखेड़ा, भदभदा, तवा, मोहनपुरा, हलाली, अटल सागर, बांसुजारा, जोहिला समेत कई बांधों में भरपूर पानी है। ठीक है, इसलिए तो इस बार जब मानसून अच्छा रहा है तो इसके क्या लाभ हैं दोस्तों? अच्छी वर्षा हुई है, औसत से अधिक वर्षा हुई है तो पेयजल संकट नहीं रहेगा, डैम भरे हुए हैं एकदम। ठीक है, जिससे अगले एक वर्ष तक जो आपके मध्य प्रदेश के एक बड़ी जो जनसंख्या है उसे पेयजल उपलब्ध होगा, पानी की किल्लत नहीं होगी। फिर गेहूं चने का उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही साथ खरीफ की फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। यदि हम देखें वर्षा अच्छी हुई है तो ये सीधा सा संकेत है सोयाबीन का उत्पादन अच्छा होने वाला है। ठीक है, मध्य प्रदेश में खरीफ की प्रमुख फसल सोयाबीन है। इस साल 55 से 60 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई है। बारिश अच्छी हुई है, इसलिए सोयाबीन का उत्पादन 11 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होने का अनुमान है। इस हिसाब से प्रदेश में 60 से 65 लाख क्विंटल सोयाबीन उत्पादित हो सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. धाकड़, इनका एक स्टेटमेंट था वो भी मैंने इसमें लिया है, ने बताया कि सोयाबीन के अलावा धान, आलू, प्याज समेत अन्य फसलों को भी अच्छी बारिश का फायदा मिलेगा। वहीं रबी की मुख्य फसल गेहूं चने का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बारिश अच्छी हुई है, डैम आपके फुल हैं, भरे हुए हैं, तो भाई सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ बारिश अच्छी हुई है तो वाटर लेवल भी जो होगा वो भी अच्छा होगा खेतों में, जिससे जो आपके ट्यूबवेल वगैरह हैं वो भी अच्छे से चलेंगे और किसान अपनी फसलों को ठीक ढंग से सिंचाई कर पाएगा। साथ ही साथ जो जैसे काली मृदा के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, मॉइस्चर ज्यादा समय तक रहता है। तो वर्षा अच्छी हुई है, काली मृदा में मॉइस्चर रहेगा, कम सिंचाई में भी वो अच्छी फसल दे पाएगी। ठीक है, तो इस बार यदि हम देखें गेहूं चने का भी उत्पादन बढ़ सकता है, सोयाबीन का उत्पादन तो बढ़ेगा। फिर अब जब डैम में पानी है, बांधों में पानी है और आप जल विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रो पावर की जब आप बात करते हैं तो भाई टरबाइन घुमाने के लिए पानी तो छोड़ना ही पड़ता है। तो आप डैम से क्या करोगे? जब पानी आपके डैम में अच्छा भरा रहेगा तो आप बिजली भी अधिक उत्पादित कर पाओगे अपनी क्षमता के अनुरूप। डैम जो होते हैं सामान्यतः जितनी उनकी क्षमता होती है उत्पादन की, उतना उत्पादन नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पानी रखना पड़ता है यदि कम वर्षा होगी तो। ठीक है, लेकिन वर्षा अच्छी हुई है, अच्छी वर्षा और जलाशयों के स्तर में वृद्धि के कारण बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी। प्रदेश के कुल बिजली उत्पादन का 13% हाइड्रो पावर प्लांट से मिलता है। हाइड्रो पावर का रिन्यूएबल एनर्जी में हिस्सा 36% के करीब है। प्रदेश में कुल 14 हाइड्रो पावर प्लांट हैं, जिनसे कुल 3653.8 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। अब देखें, ये हमारे आंकड़े हो गए। अब हम समझ लेते हैं कुछ चीजें दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कि भाई मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो हम कहें भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु भारतीय जलवायु का ही प्रतिरूप है। अतः मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। दोस्तों, चूंकि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है और हम सभी जानते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा का मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और चूंकि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर जाती है, ठीक है, और ऋतु के अनुसार मध्य प्रदेश में भी हवाओं की दिशाओं में, पवनों की दिशाओं में परिवर्तन होता है। जो कि भारत में होता है तो वो आपके मध्य प्रदेश भारत के मध्य में है, इसलिए उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक, फिर हम देखें मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से होती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो अधिकतर वर्षा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। यदि पूछा जाए कौन सा मानसून, दक्षिण पश्चिमी शाखाएं तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। हालांकि इसमें हम देखें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में वर्षा जो होती है वो मुख्यतः अरब सागर की शाखा से होती है और पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। यानी कि यदि इसको भी मैं मैप पे, एमपी के मैप पर दर्शाने का प्रयास करूं आपको, तो मैं इस तरीके से बताऊंगा कि जैसे कि एमपीपीएससी प्री में प्रश्न आ भी चुका है, ठीक है, कि जो हमारे मध्य प्रदेश में अब देखें तो जो अरब सागर की शाखा है वो इस दिशा से मध्य प्रदेश में आती है, मालवा से सबसे पहले प्रवेश करती है। अरब सागर की शाखा है, अरब सागर की शाखा, और ये है आपकी यहां से बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब कोरियोलिस बल के कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा अपने दाईं ओर मुड़ रही होती है।
की शाखा। ठीक है, ये अपनी किशोर मूर्ति दाईं ओर, इसलिए ज्यादा पश्चिम में नहीं जा पाती, जबकि अरब सागर की शाखा मध्य प्रदेश के मैक्सिमम एरिया को कवर करती। लेकिन चूंकि इसे कोई भी पर्वत श्रृंखला रोकती नहीं है, इसलिए ये मानसून जो अरब सागर की शाखा होती है तेजी से आगे निकलती है, तो बहुत अधिक वर्षा इस क्षेत्र में नहीं कर पाती। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा अधिक करती है, और वर्षा ज्यादा होती भी यही है। और यहां वर्षा ज्यादातर कौन सी शाखा करेगी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में दक्षिण पश्चिमी मानसून की किस शाखा से वर्षा ज्यादा होती है? तो बंगाल की खाड़ी। जबकि दक्षिण पश्चिमी भाग में वर्षा किस शाखा से होती है? अरब सागर की शाखा। ये पॉइंट थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान रखें। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, मौसम के अनुसार क्या हो रहा है, यदि हम देखें हवाओं की दिशा में परिवर्तन, इसी को हम मानसून कहते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जो मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक रहती है। इसे स्थानीय भाषा में चौमासा कहते हैं। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जो वर्षा ऋतु है इसे क्या कहा जाता है? चौमासा कहा जाता है। आगे कुछ चीजें और देख लेते हैं। जुलाई माह में लगभग संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश में, किंतु मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण असमान है। जहां एक ओर पचमढ़ी जैसे क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, वहीं दूसरी ओर भिंड और झाबुआ जैसे क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा यदि हम बात करें तो पचमढ़ी में 212 सेंटीमीटर तक दर्ज की जा चुकी है। न्यूनतम वर्षा भिंड के गोहद में 55 सेंटीमीटर था। और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मालवा में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर की शाखा से होने वाली पहली वर्षा को मुंबई वर्षा भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले किस शाखा से वर्षा होती है? तो मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। मानसून तो दक्षिण पश्चिमी, लेकिन शाखा कौन सी होती है? तो अरब सागर की शाखा होती है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ है दोस्तों? तो ये है इंदौर में। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ है? इंदौर। अब ये तो हो गई मानसून की बात, लेकिन ये हमारा मानसून आया था दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिसकी विदाई हो चुकी है, इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में वर्षा होती है दोस्तों। और ये वर्षा मध्य प्रदेश को प्राप्त होती है मावठा के कारण। ठीक है, या हम कहें पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्राप्त होती है, जिसे शीतकाल में मावठा कहा जाता है। ठीक है, अर्थात मध्य प्रदेश में नवंबर जनवरी इन माह में जो नवंबर दिसंबर जनवरी माह में, या नवंबर से जनवरी माह के मध्य जो वर्षा होती है मध्य प्रदेश में शीतकाल में, इसे मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? मावठा। चलिए देखते हैं मावठा। मावठा राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ होता है माघ वृष्टि। जी हाँ, माघ के महीने में वर्षा होती तो माघ वृष्टि, इसलिए इसका संबंध माघ महीने से में होने वाली बारिश से है। उपनाम गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंदें भी इसे कहा जाता है। कारण ये जो मावठा है, इसका कारण क्या है? भूमध्य सागर में उठने वाली हवाओं से पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में दिसंबर जनवरी माह में, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में दिसंबर जनवरी माह में कुछ स्थानों पर वर्षा होती है, जिसे मावठा कहते हैं। लाभ, यह वर्षा प्रदेश में रबी की फसल के लिए लाभदायक यदि सामान्य वर्षा हो। हानि क्या है? बेमौसम बारिश होने से या भारी बारिश होने से ओलावृष्टि भी हो जाती है, जिससे फसलों को अति नुकसान होता है एवं स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट डिटेल जो कि आपके मानसून से संबंधित थी और मध्य प्रदेश के जलवायु यदि हम देखें खासकर वर्षा ऋतु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। चूंकि मानसून की विदाई हुई है तो हमें इन चीज़ों से अपडेट रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी जानकारियां मिलेगी जो कि आपको मुख्य परीक्षा में भी उपयोगी होंगी। साथ ही साथ आप प्रीलिम्स में भी काफ़ी यदि यहाँ से कोई प्रश्न बनता है तो आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अपने साथियों को शेयर करना और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।